हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे आप सभी को जैन रोजगार क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और ये जो बड़ी वैकेंसी आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक यूपीएससी के बाद यदि देखा जाए तो भारत में जो सेंट्रल एग्जाम हमारी होती है, सेंट्रल जो जॉब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद जो हमारी एग्जाम होती है और बाद का जो जॉब होता है, जो अपने आप में कह सकते हैं कि एक रॉयल जॉब जो होता है, इस जॉब को ही नाम है एसएससी सीजीएल। तो अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार का सीजीएल यानी ग्रेजुएशन लेवल का हमारा जो है अच्छी खासी वैकेंसी आ चुकी है। तो जो बच्चे एक लंबे समय से लगे हुए हैं सीजीएल के लेकर के, एक लंबे समय से उनकी जो है अपनी परिकल्पनाएं हैं कि मैं भारत का एक गैजेट ऑफिसर बन सकूं, एक बहुत अच्छे जॉब में हम जा सकूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे ऊपर टैग लग जाए, तो वैसे सभी बच्चों को यहाँ पर जैन रोजगार क्लासेस आप सभी का स्वागत करती है मेरे प्यारे बच्चों। और आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स। यानी आपकी पता ही होगा कि जब हम अपने सिलेबस की ओर आते हैं और हमारा जब टॉपिक की हम बात करेंगे तो हम सभी का जो सिलेबस होता है, खास तौर पे यदि हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो हमारा एसएससी जो हमारा सीजीएल होता है, इस सीजीएल में मुख्य रूप से हमारा जो कोई भी हम यदि जीएस की यदि पार्ट करें तो हमारा जीएस का जो हमारा लेवल होता है, यह लेवल हमारा लगभग आप कह सकते हैं यूपीएससी के आधार पर ही हो जाता है, यूपीएससी के ही लेवल पर हो जाता है। बस अंतर इतना ही होता है कि यूपीएससी में हमारा जो क्वेश्चन होता है वह स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाता है, वहीं यदि देखा जाए तो हमारा एसएससी सीजीएल जो होता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछने की जो तरीका होती है वह हमारा वन लाइनर का होता है। क्लियर हो गई? तो वन लाइनर में भी आपका पूरा कंसेप्ट यदि क्लियर होता है तब तो जाकर के आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर न होने के कारण फिर आपके बात समस्याएं हो जाती है। और इकोनॉमिक्स अपने आप में एक साइंस है, ये सभी आप लोग जानते हैं, यानी एक साइंस का आपको क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं सॉल्व करना है। तो अभी भारत सरकार के द्वारा एसएससी के चूंकि देखा जाए तो भारत में सीजीएल होता है, सीएचएसएल, तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम होती है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल होता है। ए सीएचएसएल जो होता है यह आपका जो होता है वह जो होता है इंटर लेवल का होता है। सीपीओ जो है आपका ग्रेजुएशन, एमटीएस जो है यह आपका मैट्रिक है, जीडी स्टेनो ये सारे इंटर मैट्रिक लेवल पर हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो आपका सबसे रॉयल जॉब यदि देखा जाए तो ये रॉयल जॉब जो है वो आपका सीजीएल आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स हम लोग कवर करेंगे कैसे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कैसे। तो देखो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो हमारी क्वेश्चन पूछी जाती है वह हमारा प्रिंसिपल बेस्ड भी पूछा जाता है। दूसरी बात यदि देखा जाए तो अभी के डेट में हमारा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है या क्वेश्चन पूछने की जो तरीका है वो हमारा अप्लाइड पूछता है। अप्लाइड का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका क्वेश्चन होंगे उसमें दो चीज रहेंगे, उसमें आपका एक ट्रेडिशनल जो पार्ट होगा, ये ट्रेडिशनल आपसे पूछे जाएंगे और ट्रेडिशनल के साथ साथ आप कह सकते हैं इसमें आपका करंट जो होता है, एक करंट अफेयर्स आपका जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल तौर पे हम आपको दूं, जैसे आपको कहेगा कि अभी भारत का जो हमारा जीडीपी है, तो भारत का जीडीपी आपसे पता है कि जीडीपी क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन कर देगा कि वर्तमान में यानी अभी हमारा फिनेंशियल ईयर जो है वो 2025-26 चल रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जीडीपी फिनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का कितना है, यानी भारत का अभी जीडीपी कितना है। अब एक वहां पर क्वेश्चन ये समझेंगे कि यहाँ पर अपने आप में दो क्वेश्चन, सबसे पहला जीडीपी, तो जीडीपी हमारा क्या है, जीडीपी एक हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। जीडीपी का मतलब होता है कि किसी भी देश का जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र होता है, जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारा जो है ये हमारे भारत का एक जियोग्राफिकल बाउंड्री है और इस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो हमारा फिनेंशियल ईयर है, जैसे अभी हमारा फिनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है, तो इस फिनेंशियल ईयर के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का जो भौगोलिक जियोग्राफिकल जो बाउंड्री है, इसके अंतर्गत हमारा टोटल का मतलब हुआ कि हम एक साल में टोटल हमने कितना प्रोडक्ट किया, और इस प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि हम चाहे गुड्स की बात करेंगे या हम कह सकते हैं हम सर्विसेज की बात करेंगे, तो हम एक वित्तीय वर्ष में हमने जो भी प्रोडक्ट किया, चाहे वस्तु हो या सेवा हो, तो उसका अंतिम जो हमारा होता है, अंतिम जो हमारा इसका मौद्रिक मूल्य होता है, मौद्रिक का मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू,
तो इसका अंतिम जो हमारा मॉनेटरी वैल्यू जो होता है, इस मॉनेटरी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले जीडीपी के तो हमें कंसेप्ट क्लियर करनी होगी। उसके बाद अब पूछ रहा है कि भारत का जीडीपी वर्तमान में कितना है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का जीडीपी के आधार पर दुनिया की भारत की कैमी अर्थव्यवस्था है। तो जीडीपी अभी तत्काल भारत में देखा जाए तो हम कह सकते हैं 4.187 ट्रिलियन डॉलर का भारत का इकोनॉमी हो चुका है। कितना का? लगभग 4.87 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हो चुका है। और इस तरह से हम कहेंगे कि अभी यदि हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया के चौथी यानी फोर्थ जीडीपी वाला देश बन चुका है। इस तरह से दुनिया में पहला स्थान पर यदि देखा जाए, दूसरा स्थान और थर्ड स्थान और फोर्थ और साथ साथ फिफ्थ तक यदि देखेंगे तो पहले स्थान पे आपका अमेरिका का इकोनॉमी है, दूसरा आपका चीन की इकोनॉमी है, तीसरा यदि देखेंगे तो आपका जर्मनी की इकोनॉमी है, चौथा यदि देखेंगे तो भारत आ चुका है और पांचवा जो है आपका जापान आ चुका है। यानी जापान को हम कह सकते हैं, जापान को भारत पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ध्यान देंगे, जापान को पछाड़ते हुए भारत दुनिया के चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, क्योंकि भारत चौथी पर थी, पांचवी पर थी, भारत चौथी पर आ गई। और ऐसा माना जाता है, जो आईएमएफ जो है वो आईएमएफ कह रहा है कि लगभग जब 2030 आएगा तो 2030 तक भारत जो होगी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मतलब जर्मनी जो है, जर्मनी को भी भारत पछाड़ देगा और पछाड़ करके भारत जो है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो अब देखो हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल अप्लाइड दोनों होता है। यानी आपसे ट्रेडिशनल भी पूछी जाती है, इसमें आपका करंट अफेयर भी पूछी जाती है। तो दोनों को जब हम सम्मिश्रण करके पढ़ते हैं तो हमारे दोनों एग्जाम में, चाहे हमारा ट्रेडिशनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाए या कह सकते हैं कि हमारा करंट अफेयर से जोड़ के पूछी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा सीजीएल जो होता है, सीजीएल का भी पैटर्न हमारा यूपीएससी के आधार पर होता है, क्योंकि ये करंट अप्लाइड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए आपको पढ़ने की जो तरीका होगी और जीएस का जो आपका कंसेप्ट होगा, जो आपको जन रोजगार क्लासेस देगी, मैं खुद जो आपको पढ़ाऊंगा, इसमें हम देखेंगे कि करंट प्लस यानी जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स का मतलब हमने बताया कि ट्रेडिशनल को हम क्लियर करेंगे, जैसे हमने जीडीपी को क्लियर किया, और जीडीपी को क्लियर करने के बाद वर्तमान में जीडीपी के क्या हालात है, ये सारे चीजों को हम यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसके आधार पर आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं। जैसे कि देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए। यानी भारत, हम सभी को पता है कि भारत क्या है, भारत एक विकासशील देश है, क्योंकि आज भी भारत की जो आबादी है वो देश की आबादी का लगभग देखेंगे तो आज भी 49% देश की आबादी जो है उसे सबसे ज्यादा 49%, ध्यान देना, देश का 49% जो हमारी आबादी है, देश के 49% आबादी को आज भी हमारा जो रोजगार होता है, ये रोजगार सबसे ज्यादा हमारा कृषि व संबद्ध क्षेत्र में दिया जाता है और दिया जा रहा है। लगभग देश का 56% ऐसी आबादी है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा प्राथमिक जो क्षेत्र होता है, इस प्राथमिक क्षेत्र पर उनकी निर्भरता बनी हुई है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में होगी, जहाँ पर लेबर अधिक मात्रा में मिलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि भारत को परिभाषित क्या किया जाए तो भारत एक खाद की कमी वाली अर्थव्यवस्था नहीं, आज भारत इतना, भारत के पास खाद है कि भारत खा भी रहा है, दुनिया को खिला भी रहा है, यानी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। गलत हो गई, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, ये बात सही है, क्योंकि हमारे यहाँ कामगारों की संख्या अधिक है, हमें हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, काम है हमारे यहाँ कम, ऐसे समझेंगे। तो रोजगार लेने वालों की संख्या अधिक है, लेकिन हम रोजगार देने में कहीं ना कहीं हम पीछे हो जा रहे हैं। एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम सबसे ज्यादा व्यापार में नहीं, यदि व्यापार में हो गए होते तो भारत दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया होता। इस तरह से हम कह सकते हैं व्यापार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो चीन को यहां पर हम रखेंगे। और चौथा है हमारा, और वह कहता है कि एक पूंजी आधारित वाली, यदि सभी के पास पूंजी हो गया होता तो देश में जहां देखते हैं वहीं पर इंडस्ट्री लग गई होती, यानी हम एक अमेरिका और इंग्लैंड के श्रेणी में आ गए होते। अर्थात इसका जवाब देखो हमने कैसे आंसर निकाला, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गई? तो हम जो भी क्लासेस हम लोग करेंगे इस तरह से एक क्वेश्चन को हम लोग डिफाइन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, यानी जैसे जैसे मान लो भारत एक अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है, अब एक हम डेवलप्ड इकोनॉमी 2047 तक बनेंगे, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि जब 2047 आएगा, देश के 100 साल आज़ादी का होगा, तो भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। तो जब भारत कह सकते हैं जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में जो तृतीयक क्षेत्र होते हैं, यानी जिसको आप सर्विस सेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप,
जो हमारा सर्विस जो सेक्टर्स होता है, ये सर्विस सेक्टर्स का कह सकते हैं इनका अंश क्या होगा। तो देखो जैसे जैसे हमारा 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है, तो जैसे जैसे प्राथमिक से द्वितीय से तृतीय जाएंगे तो इससे प्रूफ क्या होगा कि इसमें लगातार वृद्धि होगी, लोगों के रोजगार मिलेगा, आय के स्रोत जनरेट होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि बढ़ता जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लगातार इसमें हमारा उछाल होगा, लगातार इसमें हमारा बढ़ेगा। तीसरा यदि क्वेश्चन देखें, कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है। पूंजीवादी जो उसका एडम स्मिथ जो थे, एडम स्मिथ इसको नेता थे। एडम स्मिथ जो थे 1776 में उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, और इसके माध्यम से पूरे दुनिया में आप कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उन्होंने कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया, नेतृत्व किया। तो क्वेश्चन होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है। मूल उद्योगों में विशाल उत्पादन, एकाधिकार का अभाव, पूर्ण रोजगार, उत्पादन के साधनों पर निजी या व्यक्तिगत स्वामित्व। तो देखो इसका आंसर डायरेक्ट डी हो जाएगा, क्योंकि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो हमारा निजी क्षेत्र जो होता है, ये बेटा निजी क्षेत्र को जो है मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये निजी क्षेत्र को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है, और निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता के कारण अपने उत्पादन वो अपने मर्जी से करता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उसका जो दाम होती है, बाजार मूल्य होता है, उसको भी निर्धारित करती है। तो यही कारण था कि यह जो कहता है नो लेजेस फेयर, या कह सकते हैं लेजेस फेयर, तो आपने सुना होगा। तो जो लेजेस फेयर की कॉन्सेप्ट होता है, जिसको आप लोग हिंदी में बोलेंगे अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप, ठीक है, अहस्तक्षेप की जो नीति होती है, यह हस्तक्षेप की नीति इसी में लाई जाती है, जहां पर सरकार किसी प्रकार के इसमें कह सकते हैं हस्तक्षेप नहीं करती। निजी क्षेत्र को पूरा का पूरा स्वतंत्रता दे दी जाती है, और निजी क्षेत्र अपने तरह से वो अपने कह सकते हैं पॉलिसी का निर्माण करता है, गुड्स या सर्विसेज जो होते हैं उसे प्रोडक्ट करता है, बाजार में अपने प्रोडक्शंस को सप्लाई करता है। तो यह होता है कि उत्पादन के साधनों पर निजी या व्यक्तिगत हमारी स्वामित्व हो जाती है, यानी स्वतंत्रता मिल जाती है। इज इट क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। संयुक्त का मतलब क्या हुआ, संयुक्त का मतलब हुआ जो हमारा तीनों क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो यह किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी दोनों, यानी इसका भी आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। यानी जहां पर हमारा सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है, तो सार्वजनिक का मतलब होता है हमारा सरकार, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, हमारी सरकार होती है। और दूसरा हमारा जो होता है वह हमारा निजी क्षेत्र होता है। निजी क्षेत्र का मतलब होता है जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है। दोनों की कोलाबोरेशन से जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो वैसे लक्ष्यों को हम कह सकते हैं कि वह हमारा संयुक्त क्षेत्र की श्रेणी में आता है। तो यहाँ डायरेक्ट पहला है किसी उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक हो। तो यदि 60% से अधिक हो तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलेंगे, यह हम केवल कहेंगे कि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र है। कौन है, सार्वजनिक क्षेत्र। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है संयुक्त क्षेत्र की बात कर रहा है। कोई भी वस्तु सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित होती है, तो दोनों क्षेत्रों में होती है लेकिन कोलाबोरेशन नहीं बन पा रही है। और किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी दोनों का ही स्वामित्व होगा। आई थिंक इसमें थोड़ा सा कट गई है, दोनों बराबर रूप से हम कह सकते हैं आगे बढ़ेंगे। तो यह जो हमारी अर्थव्यवस्था कहलाएगी यह हमारा दोनों के सम्मिश्रण से होगा। क्लियर हो गई। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम की जो पैटर्न होगी, सारे पैटर्न को हमें बातों को समझना होगा। और हमारा जो खास तौर पे सीजीएल का जो हमारा एग्जाम होता है, सीजीएल को हमें समझना होगा, उसकी क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। तो इनकी भी लेवल जो होगा बेटा आपका यूपीएससी के ही आधार पर होता है। क्वेश्चन आपको जो भी होंगे वो अप्लाइड पूछे जाएंगे। और अप्लाइड पढ़ाने के लिए हम जैन रोजगार क्लासेज आपके लिए तैयार हैं, क्योंकि जैन रोजगार क्लास मुख्य रूप से देखा जाए इसी गतिविधि के लिए जानी जाती है। और हम है भैया रिजल्ट मेकर। हम आपको वही बताएंगे जो आपको सीजीएल पूछेगा, हम वही दिखाएंगे जो आपको सीजीएल सोच रहा होगा कि पूछें, और आप वो पूछेगा वो आप आराम से आंसर मार दीजिएगा। तो हम जो भी सीजीएल का पैटर्न है, करेंट जो पैटर्न है, ये करेंट पैटर्न पे ही हम आपको बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।